ठीक है। रिट्रेंचमेंट को बेटा हिंदी में छटनी कहा जाता है। इसका मतलब बेसिकली होता है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन से कुछ वर्कर्स को हटा दिया जाता है या निकाल दिया जाता है, ठीक है, निकाल दिया जाने का मतलब होता है रिट्रेंच कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है, तो उसे रिट्रेंचमेंट कहते हैं। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं तो मेरी एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, इसमें है 1000 वर्कर्स, ठीक। अब इस साल मेरे को बहुत कम प्रॉफिट हुआ है कोविड की सिचुएशन में, तो अगर प्रॉफिट कम है तो यार सैलरी पे करने में जाएगी प्रॉब्लम। तो मैं क्या करता हूँ, इनमें से कुछ वर्कर्स को बोलता हूँ काम पे आने की जरूरत नहीं है, और मैं 200 वर्कर्स को बोल देता हूँ कल से काम पे मत आना, ताकि जो बचे वर्कर 800 हुए मैं उनको ढंग से सर्व कर सकूं, मतलब उनको टाइम पे सैलरी दे सकूं। तो बहुत सारे बॉसेस ऐसे करते हैं कि जब उनको ये लगने लग जाए कि वर्कर हमारे यहाँ ज्यादा हो गए हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो वो उनको हटा देते हैं। खासकर आईटी कंपनीज में बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है वहां पर ये देखा जाता है आपकी यूटिलिटी कितनी है, और आप उनको अगर लग रहा है आपकी यूटिलिटी नहीं है और आप उनके प्रॉफिट में हाथ नहीं बटा पा रहे हो या कमा के नहीं दे पा रहे हो, तो आपको हटवा सकते हैं। इसे रिट्रेंच करना बोलते हैं। और इसमें कोई बुरी बात नहीं होती, मैं आपको बता दूं, आप बिजनेस चला रहे हो तो भाई आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए, आप ये मान के चलते हो, तो आपको लग रहा है ज्यादा एम्प्लॉई हो गए नहीं संभाल पा रहे हो, तो आप उनको हटा सकते हो, उसे रिट्रेंच करना कहते हैं। आपको रिट्रेंचमेंट कितना समझ आया? हाँ सर, आ गया। अच्छे से आया? तनीषा, गुंजा, श्रुति, आरजू, कितना समझ में आया? आगे सर। आपको आगे सर। लगे ज्यादा वर्कर हो गए हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो आप कुछ वर्कर्स को हटा सकते हो, इसे रिट्रेंच करना है, छटनी करना बोलते हैं। अब यार जिस वर्कर को हटाया गया उसको भी तो सदमा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा कि बीच में मेरे को ऐसे ही हटा दिए, तो लॉ बोलता है कंपनसेट कर दो, बात खत्म है। क्या कर दो? कंपनसेट। कंपनसेट कर दो। तो देखो पहले रिट्रेंचमेंट की मीनिंग आपको शॉर्ट नोट में पूछ देती है, तो इसको थोड़ा अच्छे से करो। रिट्रेंचमेंट मींस टर्मिनेशन बाय एम्प्लॉयर, मतलब बॉस टर्मिनेट कर रहा है किसको? सर्विस ऑफ अ वर्कमैन फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर अदरवाइज देन द फॉलोइंग रीजन, इन रीजंस को छोड़कर। रिटायर हो रहा है तो रिटायर हो रहा है तो खुद शांति से इज्जत से निकल रहा है। सुपर एनुएशन पर रिटायर हो रहा है। सुपर एनुएशन की एज क्या बताया मैंने आपको? 60 ईयर्स। नहीं, 58 ईयर्स बताया मैंने। कितना बताया? ध्यान, 58। ठीक है। एज आने पर रिटायर होना, ठीक है। तीसरी बात, आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, 5 साल के लिए नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट था, 5 साल कंप्लीट हो गए। इन सिचुएशंस को हटाकर ऐसे ही अगर आप हटा दे रहे हो तो उसे रिट्रेंचमेंट कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है जब एम्प्लॉयर या बॉस वर्कमैन की सर्विस खत्म कर देता है। यहाँ पर पनिशमेंट रीजन नहीं है, यहाँ पर रिटायरमेंट रीजन नहीं है, सुपर एनुएशन मतलब एज आने पर रिटायर होना रीजन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होना रीजन नहीं है, इसके अलावा किसी कारण से अगर हटा दे तो उसे रिट्रेंचमेंट बोलते हैं। आप बता दीजिए कोई दिक्कत? ये बात समझ आएगी? यस सर। पेपर से गई, फिर रिपीट करूं क्या? फिर रिपीट करूं कि क्लियर? सर क्लियर है। क्लियर है। सिमिलरली अगर कोई वर्कर बीमार पड़ रहा है और उसकी सर्विस टर्मिनेट हुई है तो उसे रिट्रेंचमेंट की कैटेगरी में नहीं डाल सकते आप, क्योंकि ये इल हेल्थ के कारण हट रहा है, नॉट ड्यू टू एनी अदर रीजन। तो रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है सर्विस खत्म करना, लेकिन उसमें ये सारे कारण नहीं होते क्योंकि ये सब अपने अलग अलग रीजन। रिटायरमेंट इज अ डिफरेंट रीजन, सुपर एनुएशन इज अ डिफरेंट रीजन, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना अलग बात है, और खराब हेल्थ होना अलग बात है। इनके अलावा अगर किसी मैटर पे सर्विस आपकी खत्म हो रही है तो रिट्रेंचमेंट है। ये क्लियर हो गया ना? अच्छे से बोलो हाँ या ना। ये हाँ क्लियर हो सर। गया आपको सभी लोग को? यस सर। अब आगे मेरी बात को सुनो। अक्सर कंपनी जब रिट्रेंचमेंट करती है तो वो लीफो सिस्टम पे चलती है, लास्ट कम फर्स्ट गो। मतलब ये होता है कि जैसे जिसका फ्रेश फ्रेश अभी अभी अपॉइंटमेंट हुआ है ना, उनको पहले हटाया जाता है। अब खुद सोचो ना यार, मेरे यहाँ 8 वर्कर जो है 10 साल से काम कर रहे हैं, और अभी 6 महीने पहले मैं 7 वर्कर्स को लेके आया हूँ, तो मेरे को रिट्रेंच करना होगा तो मैं इन 8 को करूंगा कि 7 को करूंगा? आप बताओ। 7 को। क्यों बताओ? सर क्योंकि जो पहले के वर्कर्स है वो लोग काफी टाइम से वर्क कर रहे हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी हमको पता है।
वेरी गुड। तो ये आपको अगर एग्जाम में पूछेगा तो आपको इस लाइंस को पढ़ के अच्छे से याद रखना है, ध्यान रखना है। वेयर एनी वर्कमैन इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया इज टू बी रिट्रेंच and he belongs to a particular category of workmen in that establishment, in absence of any agreement between employer and a workman in this behalf, the employer shall ordinarily retrench the workman who was the last person to be employed in that category. ठीक है, unless for the reason to be recorded by the employer retrenches any other workman. कभी भी जिनका आखिरी रिक्रूटमेंट होता है, जो मतलब अभी एकदम फ्रेश होते हैं, अक्सर उनका रिट्रेंचमेंट पहले होता है। पुराने लोग को जल्दी रिट्रेंच नहीं करते जब तक कोई जेन्युइन रीजन ना हो। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, आपको ये बताओ, लाइन से समझ आई कि नहीं ये बताओ। यस सर। आ गई? अच्छा, सिमिलरली जैसे आपने किसी को रिट्रेंच किया और आपको लग रहा है कि अब उसकी प्रोडक्टिविटी वापस से आपको चाहिए या उससे काम कराना है, तो आप उसको वापस से री एम्प्लॉय भी कर सकते हो, वापस से नौकरी में रख भी सकते हो, ये भी रूल है। बताओ कोई दिक्कत? नहीं। अच्छे से। रिट्रेंचमेंट की शर्तें क्या होती है? तो देखो दो शर्तें। शर्त नंबर 1 ये है कि नॉट अ सीजनल एस्टेब्लिशमेंट। कैसी एस्टेब्लिशमेंट नहीं होनी चाहिए? सीजनल एस्टैब्लिशमेंट नहीं होनी चाहिए। और ले ऑफ में कितने से ज्यादा लोग में चाहिए था? कितने से ज्यादा लोग पे ले ऑफ होता है बताओ? कितने से कम में नहीं होना चाहिए ले ऑफ? बताओ। 50%। यहाँ पर भी वही है, नॉट लेस देन 50 एम्प्लॉइज। कितने से कम नहीं होने चाहिए? 50 से कम एम्प्लॉइज। 50 से ज्यादा ही एम्प्लॉइज होंगे तभी रिट्रेंचमेंट के रूल लगेंगे। अच्छे से क्लियर है? अच्छे से कि आधा अधूरा? ईमानदारी से बोलो। फिर बोलूं कि रिपीट करूं? आपको क्लियर है कि मुझे रिपीट करना पड़ेगा? मेरे को बताओ एक बार। हाँ सर। क्लियर है भाई? सीधी सी बात है, जो रिट्रेंचमेंट का कंपनसेशन है, ले ऑफ का कंपनसेशन है, इन एक्ट्स के प्रोविजन के हिसाब से तब मिलता है जब आपकी एस्टेब्लिशमेंट सीजनल नेचर की ना हो, और दूसरा वहां पर कितने से कम एम्प्लॉय ना हो, 50 से कम एम्प्लॉय ना हो। ठीक है, ये बात मत भूलना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्रोविजन क्या है? तो यहाँ पे ये जो प्रोविजन आपको सेक्शन 25F का दिख रहा है, आपको 25F का प्रोविजन है, इट इज रिपीटेड इन 25N, जो नीचे नीचे दिया है, ये दिया हुआ है, कंडीशन दिया है ना, ये पढ़ लोगे तो ऊपर के सारे पॉइंट कवर है, तो हम सीधे इसको पढ़ेंगे। ठीक है, आप भी अपने नोट्स में ऐसे ही लिख लेना, रिपीटेड इन 25N, 25F सेक्शन और N के सारे प्रोविजन सेम है। तो आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात को सुनो। आपको मैंने रिट्रेंचमेंट का मतलब बता दिया, मैंने आपको बताया रीफो प्रिंसिपल, मैंने आपको बताया इन लोग को री एम्प्लॉय भी किया जा सकता है, मैंने आपको बताया रिट्रेंचमेंट कब एप्लीकेबल है आपके यहाँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ रिट्रेंचमेंट की शर्तें क्या होती है। ठीक है, अगर वर्कर को रिट्रेंच करना है तो शर्तें क्या होती है और उसमें कंपनसेशन पाने के लिए क्या शर्त है। तो सबसे पहला ये है, आप जिसे रिट्रेंच कर रहे हो, अगर उसे कंपनसेशन चाहिए तो कम से कम 1 साल आपके यहाँ काम कराओ। कितने समय तक काम किया हो? 1 साल तक। ठीक है, जो 1 साल तक काम करे उनको रिट्रेंच करने पर कंपनसेट करना होता है, बाकियों को नहीं करना होता। ठीक, दूसरी बात ये है कि रिट्रेंच करने के 3 महीने पहले से आपको नोटिस देना होता है कि आप सामने वाले को रिट्रेंच कर रहे हो। बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छे से। अच्छा, तीसरी बात, कंपनसेशन किस हिसाब से दिया जाता है? तो 15 डेज एवरेज पे दी जाती है। 15 डेज एवरेज पे देने का मतलब ये होता है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 50% ऑफ वेजेस के हिसाब से भी याद रख सकते हो। ठीक है, और इसको अगर ऐसे नहीं करना है तो आपकी सैलरी इंटू 15/26। ठीक, दोनों में से एक तरीके से आप इसको ध्यान रख सकते हो। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं, तीनों पॉइंट समझ आए कि नहीं आए ये बताओ? आ गए सर। पॉइंट समझ आ गए। नेक्स्ट, रिट्रेंच करने से पहले आपको गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन डालना पड़ता है, स्पेसिफाइड अथॉरिटी के पास, कि आप इतने नंबर ऑफ वर्कर को अपने यहाँ से रिट्रेंच करना चाहते हो। ठीक है, कोई दिक्कत? जब आप एप्लीकेशन डालोगे तो उनकी तरफ से कंपलसरी परमिशन आएगी, कंपिटेंट अथॉरिटी की तरफ से, अथॉरिटी के परमिशन के बाद ही रिट्रेंच कर सकते हो।
आप बता दीजिए, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। तो ये समझ आ गया। एफ पॉइंट आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको इतनी कंडीशन पढ़नी है। लेट मी रिपीट द कंडीशन। सबसे पहले रिट्रेंचमेंट का कंपनसेशन उसको दो जो कम से कम 1 साल काम किया है, 1 साल तक हो। नोटिस सर्व करो। वेजेस 50% के हिसाब से दो, जिसको 15 डेज एवरेज पे भी कहते हैं। अथॉरिटी के एप्लीकेशन डालो, उनसे कंपलसरी परमिशन लो, तभी आप रिट्रेंचमेंट कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। आई होप आपको ये बात समझ आ गई और आपको इसमें दिक्कत नहीं है। क्या ये आपको क्लियर हो गया? हाँ या ना? यस सर। आपने स्ट्राइक पढ़ लिया, लॉकआउट पढ़ लिया, ले ऑफ पढ़ लिया, रिट्रेंचमेंट पढ़ लिया। आई होप आपको ये सारी चीज समझ आ गई होगी और इसमें आपको दिक्कत नहीं गई होगी। क्या आपको ये क्लियर है? क्या आपको हाँ ये सर। है? हाँ सर। ये नीचे वाला जो हिस्सा है पेनल्टी वाला, इसको स्टार बनाना। ठीक है, इसको अभी करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप क्या करना, जैसे यहाँ पढ़ लोगे तो आपका रिट्रेंचमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ये इसका पार्ट बी है, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का, ये क्या हो गया? खत्म हो गया। आपको पार्ट बी पूरा अच्छे से समझ आया कि नहीं है, आप ये बताओ। पार्ट बी आपको अच्छे समझ आया कि नहीं है इस चैप्टर का? बोलो, स्ट्राइक, लॉकआउट, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ या ना? सर आ गया। है? चलो, वेदिका, तनीषा, श्रुति, कितना समझ आया? सर पूरा समझ आ गया। सर आ गया। है? अब इसके ना अगले हिस्से पे हो गया, जितना वो 4 चीज कर दिए। अब अपन आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पे। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि अगर इंडस्ट्री में झगड़ा हो गया तो झगड़े को कैसे सुलझाया जाता है। ठीक है, अब हम इसके एक्चुअल पार्ट पे आते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पे। ठीक है, तो पढ़ने का तरीका एकदम आसान है, ध्यान से देखो, अच्छे से सीखो। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की मीनिंग पहले तो आपको एकदम अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब होता है कि जब कोई एम्प्लॉयर, ठीक है, अपने एम्प्लॉय को डिस्चार्ज कर देता है, डिसमिस कर देता है, रिट्रेंच कर देता है, या किसी कारण से उसकी सर्विस खत्म कर देता है, या फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में किसी तरह का डिफरेंसेस आ जाता है, तो इस डिफरेंस को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहा जाता है, झगड़ा कहा जाता है। अब यहाँ पर मैं दोबारा से अपनी बात आपके लिए रिपीट करना चाहूंगा। बॉस है, बॉस ने ग्रुप ऑफ वर्कर्स को बिना रीजन के टर्मिनेट कर दिया। अब वर्कर जो है हटना नहीं चाहते हैं, तो इनके बीच अब डिस्प्यूट होगा, क्योंकि बॉस निकालना चाह रहा है, वर्कर निकलना नहीं चाह रहे। सिमिलरली बॉस का कोई ऑर्डर है, वर्कर मानने को तैयार नहीं, तो दोनों के बीच डिफरेंसेस आ गए। तो कभी भी ध्यान रखो कि अगर एम्प्लॉयर कुछ गलत करे अपने एम्प्लॉइज के साथ और एम्प्लॉय उसका विरोध करे, तो इनके बीच क्रिएट होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। समझने वाली बात यह है कि एक सिंगल पर्सन के झगड़े को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं माना जाता। ग्रुप ऑफ वर्कर से जब मैनेजमेंट का या एम्प्लॉयर का झगड़ा हो तो उसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाता है। आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब कितना समझ आए, ईमानदारी से बोलो। आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब कितना समझ आए? आपको इंडस्ट्रियल आ गया सर अच्छी इसका। जैसे आ गया सर अच्छे। चलो एक सवाल का जवाब दो। एक्स नाम का एम्प्लॉयर है, उसने वाई नाम के एक एम्प्लॉय को थप्पड़ मार दिया, तो क्या ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है? नो सर। नहीं सर। नहीं सर। क्यों? हाँ क्योंकि सर सिंगल पर्सन सिंगल हमारे जो इंडिविजुअल है। वाई के सपोर्ट में 3 यूनियंस आ गई। हाँ सर, अब डिस्प्यूट हो जाएगा ये। क्लियर हुआ क्या? यस यस सर। सर। अच्छे सर। से हुआ कि ऐसे समस्या वाला है? सर अच्छे से हो नहीं गया। सर अच्छे से हुआ। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का जब आप मतलब समझ जाते हो तो अब आप इसके सिग्निफिकेंस को पढ़ो कि इस लॉ को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो कारण ये है कि जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन इससे इफेक्ट होता है, एफिशिएंसी पे इफेक्ट आता है, कॉस्ट पे, क्वालिटी पे, सेटिस्फेक्शन पे, डिसिप्लिन पे, और सोशल वेलफेयर ऑफ सोसाइटी पे इफेक्ट आता है। अगर लेबर फोर्स डिसकंटेंट है, डिसकंटेंट मतलब डिससेटिस्फाइड है, डिससेटिस्फाइड है, तो इससे कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो इकोनॉमी को असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बेस्ट है कि एक ऐसा लॉ बना दिया जाए जिससे किसी भी तरह के डिस्प्यूट को प्रिवेंट किया जा सके, और प्रिवेंट ना हो तो क्यूरेट किया जा सके, मतलब ठीक किया जा सके। इसलिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बनाया गया। आप बताओ, कोई दिक्कत इसमें? समझ आई लाइंस, वर्ड्स?
इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होने से एफिशिएंसी पर, प्रोडक्शन पर, ओवरऑल इकोनॉमी पे असर पड़ता है। अगर लेबर या वर्कर डिससेटिस्फाई है तो काम कभी अच्छे से नहीं होगा। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए या ठीक करने के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बनाया गया है। अच्छे से क्लियर हुई Yes, बात sir. कि नहीं है, ये बताओ। क्लियर हो गई? हाँ, ये sir. जनरल थ्योरी चीज है, ठीक है। आ गया तो आ गया, और ऐसा कोई वो नहीं है खास उसका, ठीक है। आपको डेफिनेशंस पढ़नी है। क्या पढ़नी है? Definition. डेफिनेशंस पढ़नी है। अब जो बोल रहा हूँ वो वाली पढ़नी है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पढ़नी है। ये मेरे को बताना पड़ेगा कि आप समझ गए हो। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन बताना पड़ेगा कि समझ गए हो। वो Sir, डिफरेंस आ रहे हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, एम्प्लॉई एम्प्लॉय के बीच एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई भी अगर डिफरेंसेस है या डिस्प्यूट है उसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बोलते हैं। बोलो, कोई दिक्कत? नहीं सर। दूसरा आपको डेफिनेशन पढ़ना होगा सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब होता है केस का निपटारा जो कंसिलिएशन के दौरान होता है। मैंने आपको बताया कंसिलिएशन वो प्रोसेस है, दोनों पार्टीज की बातचीत कराई जाती है, कम्युनिकेशन को इंप्रूव किया जाता है और उनके बीच फिर झगड़ा सुलझता है, तो उसको हम सेटलमेंट करवाना बोलते हैं। तो सेटलमेंट अराइव्ड एट इन द कोर्स ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग एंड इंक्लूड्स अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन अराइव्ड एट otherwise than in course of conciliation proceeding, where such agreement has been signed by parties thereto in such a manner as the case may be, and copy thereof has been sent to officer authorized by appropriate government and conciliation officer। देखो यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। सेटलमेंट का मतलब वो है जो कंसिलिएशन में निकल कर आया, वो सेटलमेंट है, ठीक है। या फिर और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक अग्रीमेंट बन गया कि झगड़े को ऐसे सुलझाएंगे, और इसकी कॉपी जो है वो गवर्नमेंट को भेज दी गई कि हमारा झगड़ा सुलझ चुका है। तो दोनों ही सिचुएशन में क्योंकि झगड़ा सुलझ चुका है तो इस झगड़े के सुलझने को सेटलमेंट बोलते हैं। आप बोलो, आपको मेरी बात समझ आई कि सिर के ऊपर से नहीं, ईमानदारी से बोलना कि आपको एग्जाम्पल चाहिए इसका। सर एक और बार। सपोज करो झगड़ा है मेरे बीच में, एम्प्लॉयर हूँ और आप ग्रुप ऑफ वर्कर्स के बीच। हमने एक्स नाम के बंदे को कंसिलेटर रखा, वो हमारी काउंसलिंग कर रहा है, आपको भी बुलवाता है मुझे ही बुलवाता है, ठीक है। अब हमारे बीच वहां बातचीत हो गई, झगड़ा सुलझ गया, तो इसको हम बोलेंगे सेटलमेंट होना। क्या होना? सेटलमेंट। ठीक। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कंसिलिएशन बहुत लंबा खींच रहा है, तो हम आपस में ही समझौता कर देते हैं, आप और हम, और एक एग्रीमेंट साइन कर देते हैं कि इन बातों को लेकर हमारा सेटलमेंट हो गया है, और इसकी कॉपी उस कंसिलेटर को भेजकर बोल देते हैं कि सर हमने खुद ही मैटर सेटल कर दिया, तो वो भी सेटलमेंट कहलाता है। अब बोलो कितना समझ आया? आगे हाँ सर आगे सर। अच्छे से कि समस्या? अच्छे से कि समस्या आई? बोलो। हाँ सर। अच्छे से। तो आप ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन फोकस करके पढ़ोगे, सेटलमेंट की डेफिनेशन फोकस करके पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद आप वेजेस की डेफिनेशन पढ़ोगे। क्या चालू करे टैक्स में? सर एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम चालू करो। वेजेस का मतलब होता है हर वो रेन्यूमरेशन जिसको आप मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या क्या इंक्लूड किया जाता है हमको वो पढ़ना होता है। डियरनेस अलाउंस इंक्लूड होता है। डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता होता है, जितनी महंगाई बढ़ेगी आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी। उसके बाद हाउस अकोमोडेशन, आपको अगर घर वर दिया गया है, ट्रैवलिंग कंसेशन, घूमने फिरने का खर्चा, ये चीजें वेजेस में इंक्लूड होती है। अच्छा, आप ये क्यों पढ़ रहे हो? वेजेस का मतलब कि कई जगह आपको जब कंपनसेशन मिलता है तो 30% या 50% ऑफ वेजेस होता है। तो वेजेस का मतलब आपको पता होना चाहिए। वेजेस मतलब वो पैसा जिसको मनी टर्म्स में आप एक्सप्रेस कर सकते हो, और उसमें इंक्लूड क्या क्या किया जाता है? डियरनेस अलाउंस, ये आपकी बेसिक सैलरी के अलावा वो अमाउंट होता है जो बढ़ती महंगाई के हिसाब से आपको प्रोवाइड किया जाता है। सिमिलरली आपको जो फैसिलिटीज दी जा रही है, जैसे घर में रहने की फैसिलिटी, कंपनी की तरफ से घर मिला, लाइट वाटर मेडिकल, ये भी आपकी वेजेस में ऐड किया जाता है। और घूमने फिरने का जो ट्रैवलिंग कंसेशन है वो भी ऐड किया जाता है, ठीक है। ये सब इंक्लूड होता है। क्या इंक्लूड नहीं होता है आपके वेजेस में इस एक्ट के हिसाब से? बोनस, क्योंकि बोनस आपकी एक्स्ट्रा पेमेंट है। पीएफ का पैसा, प्रोविडेंट फंड का पैसा, ग्रेचुइटी का पैसा, ये एक्सक्लूड होता है। ये डेफिनेशन रटना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा। ठीक है, कर पाओगे? यस सर। ठीक।
नेक्स्ट डेफिनेशन PUS की आती है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस की। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, आपको इस चैप्टर से ये वाली डेफिनेशन पूछता ही पूछता है। ठीक है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस मतलब क्या? तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज मतलब हर उस बिजनेस या सर्विसेज को बोलते हैं जो पब्लिक के लिए ओपन होती है। पब्लिक के लिए ओपन मतलब आम जनता, कोई भी क्लास हो, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, जिसका इस्तेमाल करती है उसे पब्लिक यूटिलिटी सर्विस बोलते हैं। जैसे रेलवे एक पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है कि नहीं है? यस सर। ठीक, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जैसे एयर सर्विस, आजकल तो कोई भी क्लास का पर्सन है एयर में सफर करता है, राइट। बस सर्विस ये सब आती है कि नहीं आती, जो अपनी ये सिटी बसें चलती है यस सर। है ना। दूसरी बात, जो सर्विसेज पोर्ट या डॉक से जुड़ी हुई है, पोर्ट मतलब सी पोर्ट या एयरपोर्ट, वो बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का हमारे देश में साधन है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लेकर सारे बड़े काम वहीं से होते हैं। सही बात है, गलत बात है? यस सर। ठीक, नहीं समझ आई वाली बात? एग्जाम्पल लिख दो, सी अच्छा पोर्ट, एग्जाम्पल। एयरपोर्ट्स, ये भी तो पब्लिक यूटिलिटी के लिए ना। आपको कोई भी सामान अगर इधर से उधर बड़े लेवल पे भिजवाना है, सी पोर्ट या एयरपोर्ट का इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट, ये थर्ड पॉइंट नहीं करना, फोर्थ पॉइंट करना। पोस्टल सर्विस, टेलीग्राफ सर्विस, टेलीफोन सर्विस, ये पब्लिक यूटिलिटी में आएगी कि नहीं आएगी? पोस्ट आता है कि नहीं, जनता के लिए कि किसके लिए? पोस्ट, टेलीग्राफ, टेलीफोन हमारे लिए है कि नहीं है? पब्लिक अब के तो लिए। एक दिन अगर हाँ। हड़ताल पे बैठ गए पोस्टल वाले, कितना बड़ा नुकसान है कि नहीं देश को? सही बोल रहा हूँ, हाँ गलत बोल सर। रहा हूँ? नेक्स्ट, जो हमें बिजली सप्लाई करते हैं या पानी सप्लाई करते हैं, नगर निगम के लोग और इधर अपने ये बिजली विभाग के लोग, ये आते हैं कि नहीं आते पब्लिक यूटिलिटी में? बताओ। आते हैं सर। एक दिन हड़ताल पे चल दिया, लाइट चल दी, कोई मेंटेन करने वाला नहीं है, कि हालत खराब हो जाएगी अपनी। वैसे ही जो अपने सफाई कर्मी होते हैं, सैनिटेशन वाले, वो भी आते हैं कि नहीं आते? यस सर। उसके अलावा गवर्नमेंट अगर किसी सर्विसेज को डिफाइन करना चाहे तो फर्स्ट शेड्यूल में डिफाइन कर देती है कि इन सर्विसेज को हम पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में इंक्लूड करते हैं। जैसे मेडिकल प्रोफेशन भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में आ जाता है। आई बार समझ गए? जैसे जो भी है जिला अस्पताल के डॉक्टर से सारे इसी में आते हैं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में। हड़ताल पे जाने से पहले आपको जो नियम बताया 6 हफ्ते पहले नोटिस देना है, ये सब इनको फॉलो करना पड़ता है। आप शांति से इस डेफिनेशन को देख लो, आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बताओ आपको ये समझ आया कि नहीं आया? और आपको नहीं समझ आया तो ईमानदारी से बताना कि सर हमको ये नहीं समझ आया, हमको फिर समझा दो, तो मैं आपको बता दूंगा। आपको कुछ पूछना है, किसी चीज का एग्जाम्पल चाहिए, ऊपर में से दिखा दे रहा हूँ, बता दो यहाँ से मेरे को। आपको मीनिंग समझ आ गई कि नहीं, बोलो हाँ या ना। यस सर, आ गई। आपको सिग्निफिकेंस से समझ आया, बोलो हाँ या ना। हाँ। यस आपको सर। एग्जाम्पल चाहिए क्या इसका? नहीं। नहीं, क्लियर हो गया? ओके। हाँ आपको सर। डेफिनेशन में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन समझ आई, हाँ या ना? हाँ सर, आ गई। सेटलमेंट समझ आया कि नहीं, हाँ या ना? आ गया। यस सर। वेजेस समझ आया कि नहीं, हाँ या ना? आगे है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस समझ आई, हाँ या ना? आ गई है सर। यस आ गई सर। सम्मान इतना मुझे एकदम अपडेट करके दे पाओगे? हाँ। कल मैं आपको डिस्प्यूट कैसे सुलझाया जाता है अथॉरिटी लेवल्स पढ़ाऊंगा। अभी बता सकता हूँ, लेकिन अब आप खिचड़ी कर दोगे पूरा। आप इतना मेरे को एकदम अच्छे से करके दे पाओगे आज तक? यस सर। ठीक है, कल से आपको मैं ये बताऊंगा कि डिस्प्यूट सुलझते कैसे हैं, और प्रोबेबली कल ही ये चैप्टर हमारा क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है, यस सर। ये आप कर दो, आपके लिए आज काफी है इतना पढ़ना। ठीक है बेटा, इसकी रिकॉर्डिंग में अभी अपलोड करके भेज दे रहा हूँ, है ना? यस सर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर।